बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क की तेज़ी से बदलती सियासी सूरत-ए-हाल पर। अहम सियासी मुलाकातों और जोड़ तोड़ में तेज़ी आ गई है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई है, जिसमें PTI के मुतालबात और हुकूमती मौक़िफ़ पर बातचीत हुई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात के लिए कोशिशों में भी तेज़ी आ गई है। मुल्की सियासत तेजी से करवट बदलने लगी, सियासी जोड़ तोड़ और राबतों में भी तेजी। वजीर खजाना इसहाक़ डार की 1.5 माह में तीसरी बार सदर मुमलिकत से मुलाकात। बैठक में PTI के जल्द इंतखाबात के मुतालबे और हुकूमती नुक्ता नजर पर गुफ्तगू हुई। PDM और तहरीक इंसाफ के मुतवक्का मुज़ाकरात पर भी बातचीत हुई। सदर मुमलिकत से चेयरमैन सेनेट की मुलाकात में भी अहम कौमी अमूर ज़ेरे गौर आए। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात के लिए कोशिशों में तेजी आ गई। अहम मुलाकात के लिए अहम शख्सियत ने पैगाम पहुंचा दिया, वक्त और जगह का तयन किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने गवर्नर हाउस जाकर गवर्नर पंजाब से मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उधर ज़राए ने दावा किया है कि पंजाब असम्बली की तहलील और इस्तीफे रोकने के लिए परवेज़ इलाही मुतहरिक हो गए हैं। उन्होंने अरकान असम्बली से राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। अरकान को इमरान खान के साथ मुलाकात में फौरी असम्बली तहलील न करने का मशवरा देने का कहा जाएगा। और अब आपको बताएं कि सदर आरिफ अलवी और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात का मुतालबा हुकूमत PTI मुज़ाकरात में आड़े आ गया। मुआजरा जानेंगे, समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी हमारे साथ हैं। टिका खान सानी, बताइए अंदरूनी कहानी क्या है इस मुलाकात की? वफाक आगे क्या करने जा रहा है? जी बिल्कुल, सदर आरिफ अलवी और वज़ीर ख़ज़ाना की 20 मिनट तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात का जो तहरीक इंसाफ का मुतालबा है इस पर ज्यादा फोकस किया गया और इसहाक़ डार ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात के हवाले से जो शर्त रखी गई है इस पर बिल्कुल पेशरफ्त मुमकिन नहीं, चूँकि हुकूमत और उसके तमाम इत्तेहादी जो है वक्त पर इंतखाबात के हामी है, असम्बली तहलील करने के हामी नहीं और जमहूरी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये जरूर इत्तफाक हुआ है कि मामला को आगे बढ़ाया जाएगा। ताहम ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया है सदर आरिफ अलवी को हुकूमत की तरफ से इसहाक़ डार ने कि बिल्कुल इस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती। तहरीक इंसाफ को अपनी इस शर्त से पीछे हटना होगा। क़ब्ल अज़ वक्त या फौरी इंतखाबात की शर्त जो है उसका ना तो हुकूमत और ना ही उनके इत्तेहादी हामी है। इस हवाले से मुसद्दिका ज़राए से हमें कन्फर्म हुआ है कि इस मुलाकात में 2 टोक अल्फाज में हुकूमत का जो पैगाम है वो सदर आरिफ अलवी को दिया गया है। तमाम फ्लेक्सिबिलिटी तभी होगी जब जो शर्त है ये खत्म होगी और इसके बाद मामला को आगे बढ़ाया जाएगा। हुकूमत इवन अपनी कमेटियां बनाने के लिए, मुज़ाकरात के लिए वे तैयार है। टिक्का खान सानी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया सब के बारे में। अपोजिशन से मशरूत बातचीत नहीं हो सकती। PTI ने असम्बलियों से इस्तीफे देने का फैसला कर लिया है तो ये उनकी मर्जी है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने पोजीशन फिर वाज़े कर दी है। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारी तरफ से बातचीत में कोई हिचकिचाहट नहीं, ताख़ीर दूसरी तरफ से हो रही है। इसहाक़ डार ने पंजाब में वज़ारत आला को नून लीग का हक़ करार दिया। तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10:03 पर। मोहतरम के साथ जो मीटिंग्स हुई हैं, हमारी तरफ से कोई हिचकिचाहट नहीं है। तमाम चीज़ों के ऊपर बात हो सकती है लेकिन वो एक मशरूत नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते बातचीत हम करने के लिए तैयार हैं लेकिन आप पहले ये कहें जी हमारे इलेक्शन पे भी मान गए। अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि असम्बलियों से हमने रिज़ाइन कर रहे हैं तो वो भी उनकी ज़ाहिर है कि अपनी एक स्वाबदीद है। कौम का हम वक्त मैं समझता हूँ कि इस क्वागमायर में ज़ाहिर कर रहे हैं। मुल्क के लिए बेहतर है कि एक सियासी जो है उसमें ठहराव आए और हम तमाम मिल के मौशी मामलात को इस वक्त हैंडल करें। ये चैलेंजिंग वर्ड है। मुस्लिम लीग नून का हक है इस वक्त हुकूमत बनाने का पंजाब में और इनका वज़ीर आला होना चाहिए। देखते हैं ठहराव कब आता है, कैसे आता है। इसहाक़ डार अच्छी मुफाहमत कर लेते हैं। सदर मुमलिकत ने भी तस्लीम कर लिया। निजी TV को इंटरव्यू में कहा कि नए आर्मी चीफ अच्छे लगे।
ان کی سوچ بھی اچھی ہے. امید ہے اب اعتماد کی کمی کے خاتمے کے لیے اقدامات ہوں گے. انہوں نے سیاست دانوں کے درمیان بھی اعتماد کے فقدان کو ختم کرنے پر زور دیا. صدر مملکت کا اہم اسٹیٹمنٹ. اسحاق ڈار اچھی مفاہمت کر لیتے ہیں. صدر مملکت نے بھی یہ مان لیا, تسلیم کر لیا. نجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ نئے آرمی چیف اچھے لگے, ان کی سوچ بھی اچھی ہے. اب امید ہے اعتماد کی کمی کے خاتمے کے لیے اقدامات ہوں گے. پی ٹی آئی کا ایک اور اجلاس, نتیجہ پھر بھی صفر. تحریک انصاف آج بھی اسمبلیوں کی تحلیل کا حتمی اعلان نہ کر پائی. پی ٹی آئی رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ فیصلے میں تاخیر نہ کی جائے. پی ٹی آئی رہنماؤں نے ملک کو دلدل سے نکالنے کا واحد حل انتخابات کو قرار دیا. اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے بتایا, اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ کر چکے, عنقریب عمل درآمد ہوگا. خیبر پختونخوا کی اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل وہ اگلے چند روز میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ جو سارا پروسیس ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے. مولانا فضل الرحمان کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ملک ٹھیک کرنے کے لیے وقت چاہیے, الیکشن وقت پر نہیں وقت سے آگے ہونے چاہیے. مولانا فضل الرحمان نے ایسی تجویز دے دی. کوئٹہ میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت معیشت کو ترجیح دے رہی ہے, الیکشن وقت پر نہیں بلکہ آگے بڑھانے کا سوچ رہے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر ہیں. عمران کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار ادارے میں تفریق پیدا ہوئی اور معیشت تباہی کے دلدل میں پھنس گئی. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے تعیناتی کے لیے کسی سے درخواست نہیں کی تھی. عہدے پر تقرری کا علم تو میڈیا کے ذریعے ہوا. واضح کر دیا کہ جلد بازی میں ای وی ایم استعمال کر کے انتخابات کو مشکوک نہیں بنا سکتے. اسلام آباد سے ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ. چیف الیکشن کمشنر نے مخالفین کو بڑا چیلنج دے دیا. کہا کسی کے پاس میری الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کی مخالفت کا کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائے. قومی ووٹرز ڈے کی تقریب سے خطاب میں کہا خواہش تھی کہ جلد ای وی ایم آئے تاکہ میری بلے بلے ہو جائے, لیکن جلد بازی میں ای وی ایم استعمال کیا تو انتخابات مشکوک ہو سکتے ہیں. ہم جلد بازی میں یہ نعرہ تو لگا دیں کہ ای وی ایم استعمال ہوگی یا اوورسیز کو ووٹنگ کا حق دیا جائے گا, لیکن اس کی وجہ سے سارا جنرل الیکشن ہی مشکوک ہو جائے. سکندر سلطان راجہ نے بتایا ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد ملک بھر میں حلقہ بندی کے لیے 6 ماہ درکار ہوں گے. انہوں نے خود پر فیورٹزم کے الزامات کی بھی تردید کی. عموماً یہ تاثر ہے کہ ضمنی الیکشن حکومت وقت جیتتی ہے, مگر ٹوٹل ضمنی انتخابات میں سے 35 اس وقت کی اپوزیشن نے جیتے اور 16 اس وقت کی حکومت نے, جو ان انتخابات کی شفافیت کا واضح ثبوت ہے. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کوئی حکومت بھی بلدیاتی الیکشن نہیں چاہتی تھی, اس لیے بار بار قانون میں تبدیلیاں کی جاتی رہیں. کمیشن ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کا عمل جلد مکمل کرنا چاہتا ہے. ذوالقرنین اقبال, سما, اسلام آباد. باتیں تحلیل کی, کام توسیع کے. پنجاب کابینہ میں توسیع پر عمران خان برہم. نئے وزیر بننے والے خیال کاسٹرو کو جھاڑ پلا دی اور انہیں کام کرنے سے بھی روک دیا. رپورٹ کریں گے قذافی بٹ. اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کرنے والی تحریک انصاف کی دوگلی پالیسی. پنجاب کابینہ میں توسیع کر دی. خیال احمد کاسترو نے بطور وزیر حلف اٹھا لیا. گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب نے حلف لیا. وزارت کا حلف اٹھانے کے بعد خیال احمد کاسترو بغیر شیڈول کے چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے پہنچے تو عمران خان نے ان کی کلاس لے لی. کہا انہیں تو معلوم ہی نہیں کہ آپ کو وزیر بنایا جا رہا ہے, آپ کے حلف اٹھانے سے ہمارے موقف کو نقصان پہنچا ہے. اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پارٹی نے خیال کاسترو کے حلف اٹھانے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. جو آج ایک حلف ہوا ہے اس کے اوپر اپنا ڈسپلیئر بھی جو ہے وہ دیا ہے کہ اس وقت یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, غلط تاثر جو ہے وہ اس سے کیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ خیال احمد کاسترو کو پی ٹی آئی قیادت نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ نے حلف تو اٹھا لیا لیکن آپ وزارت کا قلمدان نہیں لیں گے. قذافی بٹ, سما, لاہور. تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے توہین عدالت کیس میں لاہور ہائی کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے. کہتے ہیں کہ میرا مقصد کسی جج یا عدلیہ کو نشانہ بنانا نہیں تھا, میری تقریر سے کوئی لائن کراس ہوئی تو معافی مانگتا ہوں.
नईम जंजुआ की रिपोर्ट। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल को तौहीन अदालत के नोटिस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में हुई। असद उमर अपने वकील फैसल एडवोकेट के हमरा पेश हुए। रोस्टरम पर आते ही अपनी तकरीर पर गैर मशरूत माफी मांग ली। कहा, अदालतों का एहतराम करता हूँ और करता रहूंगा। मेरा मकसद किसी जज या अदलिया को निशाना बनाना नहीं था। तकरीर से कोई लाइन क्रॉस हुई है तो माफी चाहता हूँ। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अदालतों ने आपको लॉन्ग मार्च की इजाजत दी और आपने इन्हीं अदालतों पर इल्जामात लगाए। मसला तौहीन अदालत का नहीं, इदारों और उनकी शख्सियात के ऊपर इल्जामात का है। असद उमर बोले, उनकी तकरीर में किसी जज का नाम नहीं था। मुल्क के अंदर बदतरीन फस्तायत हो रही है तो उसके खिलाफ हमने आवाज उठा के अपील अदलिया से ही करनी है और वही हमने अपील की। जस्टिस जवाद हसन ने जवाब दिया, अदालत के पास आपका वीडियो बयान मौजूद है, आपको भी मालूम है आपने क्या कहा। गैर मशरूत माफी पर अदालत ने असद उमर को जारी तौहीन अदालत केस निपटा दिया। सिपहसालार जनरल सैयद आसिम मुनीर का पहला दौरा कराची। मज़ार क़ायद पहुंचकर बाबा कौम को सलामी दी। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मदद पर पाक फौज और मुतल्लिक़ा इदारों की तारीफ की। उन्होंने शहर क़ायद में क़याम अमन यकीनी बनाने वालों को खराज तहसीन भी पेश किया। पाक फौज की क़यादत संभालने के बाद सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर का पहला दौरा कराची। शहर क़ायद पहुंचकर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की और बाबा कौम को सलाम अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ कोर हेडक्वार्टर्स कराची भी पहुंचे। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सैलाब के मुतासरीन खुसूसन सिंध में आफत ज़दगान की फौरी इमदाद पर फौज और रेंजर्स को खराज तहसीन पेश किया। सूबे भर में अमूमी और खुसूसन कराची का अमन अमान कायम रखने पर फार्मेशन, मावन और कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी तारीफ। जनरल आसिम मुनीर को कोर हेडक्वार्टर्स में ऑपरेशनल तैयारियों, सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मुतालिका अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। कुदरती आफत के दौरान मुतासरीन की मदद के लिए सिविल इंतजामिया से ताउन की तफसीलात और ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह किया गया। इमरान खान के खिलाफ 5 केसेस की समाअत 13 दिसंबर को होगी। इंतखाबी अखराजात, तौहीन इलेक्शन कमीशन, पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने, कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न करने और गैर मुल्की फंडिंग केस शामिल हैं। क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शंस का मुतालिबा हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में आड़े आ गया। सदर आरिफ अलवी और इसहाक डार के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी। वज़ीर ख़जाना ने दो टोक बता दिया, आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। मुज़ाकरात के लिए फौरी इलेक्शंस की शर्त से पीछे हटना होगा। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ 5 केसेस की समाअत 13 दिसंबर को होगी। मजीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुल्करनैन, 13 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में कौन कौन से केसेस सुने जाएंगे? देखिए, एक तो केस इलेक्शन कमीशन में इमरान खान को पार्टी सदारत से हटाने का है, जो इलेक्शन कमीशन का खुद से केस इनिशिएट कर रहा है। दूसरा, इसके साथ जो इमरान खान ने 7 हल्कों से कामयाबी के बाद अभी तक इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा नहीं कराई और इस वजह से उनकी कामयाबी की नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हो सके, वो केस इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। जब इसके साथ ही साथ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुकदमात हैं जिसपे गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने पर इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रहा है, उस केस की भी समाअत होगी। उसके साथ ही साथ जो ममनुआ फंडिंग केस में शो कॉज नोटिस जारी किया गया था तहरीक इंसाफ को कि क्यों ना जो ममनुआ फंड है उसको जब्त कर लिया जाए, उस केस की समाअत भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 13 दिसंबर को ही होगी। और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी समेत बहुत शुक्रिया, आपने इस मामले की तफसील बताई। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ अज़खुद नोटिस केस की समाअत। अदालत का हुकूमत की तश्कील करदा ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पर अदम एतमाद का इजहार। हिदायत की कि JIT में ऐसे अफसरान शामिल किए जाएं जो मामला फहम हो और दूसरे ममालिक से शवाहिद लाने के माहिर हों। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात और FIR पर मुतअद्दिद सवालात उठा दिए। पूछा कि मुकदमे में किस बुनियाद पर 3 लोगों को नामजद किया गया, फायरिंग करने वाले एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया, फायरिंग करने वालों के नाम और उन्होंने तहकीकाती टीम को क्या बताया, रिपोर्ट में इसका कोई तज़किरा नहीं। जस्टिस मुजाहिर नकवी बोले, इंतहाई संजीदा मामला है, तंबीह कर रहा हूँ हुकूमत भी संजीदगी से ले।
अरशद शरीफ की वालदा ने रोस्टरम पर आकर अदालत का शुक्रिया अदा किया तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, अरशद शरीफ के साथ जो हुआ इस पर बहुत अफसरदा हैं। शुक्रिया की जरूरत नहीं, अदालत अपना फर्ज अदा कर रही है। अरशद शरीफ की वालदा 2 शोहदा की माँ हैं, इनका मौक़िफ़ सब्र और तहम्मुल से सुना जाए। हुकूमत तमाम ज़ावियों से तफ्तीश करे। वज़ारत ख़ारजा दीगर दोस्त ममालिक का असर सुख भी इस्तेमाल करे। JIT में ऐसा अफसर नहीं चाहते जो इनके मातहत हों जिनका नाम आ रहा है। अदालत ने हुक्म दिया कि कल तक JIT के तमाम नामों से आगाह किया जाए। तफ्तीश सीनियर और आजाद अफसरान से कराई जाए। वज़ारत ख़ारजा शवाहिद जमा करने में JIT की मुकम्मल मुआवनत करे। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों से भी मुआवनत जरूरी हो तो हासिल की जाए। अरशद शरीफ के अहले खाना से तमाम मालूमात शेयर की जाएं। केस की समाअत जुमेरात को भी जारी रहेगी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज ने वतन वापसी का फ़ैसला कर लिया है। उन्होंने हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू भी कर लिया है। सुलेमान शहबाज ने अमजद परवेज़ एडवोकेट के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त जमा करा दी है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात झूठे और बेबुनियाद हैं। FIA ने अदम मौजूदगी में मुकदमा दर्ज किया। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी अदम हाज़िरी में हुई। मुतालिका अदालत में पेशी के लिए 2 हफ्ते की हिफाजती ज़मानत मंजूर की जाए। इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ के सस्ते बाजार में खौफनाक आतिशज़दगी से 200 से ज़ायद दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गईं। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद शोलों पर काबू पाया। कूलिंग का अमल अभी जारी है। मज़ीद अपडेट करेंगे वहीं मौजूद समा के नुमाइंदे आदिल तनौली। आदिल, कितना नुकसान हुआ है? जी, इस्लामाबाद H9 सस्ता बाज़ार में 6:15 बजे अचानक जो है कपड़े की दुकानों में आग भड़क उठी, जिसने आनन फानन पूरे बाज़ार को अपनी लपेट में ले लिया, जिसमें मनियारी की, कालीन और दीगर दुकानें जो हैं वो शामिल हैं। करोड़ों का नुकसान जो है वो अभी बताया गया है, लेकिन इस बात का पता नहीं चल सका कि आग किस बिना पर लगी है और कैसे लगी है, जिसने पूरे बाज़ार को अपनी लपेट में लिया। वज़ीर दाखिला की जानिब से भी नोटिस दिया गया है और ज़िली इंतज़ामिया को हदायत की गई है कि जल्द से जल्द आग के ऊपर काबू पाया जाए। तकरीबन 16 गाड़ियां रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की जहां पर पहुंची हैं, उन्होंने तकरीबन 3 घंटे तक ऑपरेशन जारी रखा है और अब जाके आग के ऊपर काबू पाया गया है। बाज़ार में तकरीबन 200 दुकानें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जलकर राख बन चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो हैं तमाम इंतज़ामी अफसरान के हमरा मौके के ऊपर मौजूद थे और उन्होंने ख़ुद अपना ये ऑपरेशन जो है ये अपनी निगरानी में करवाया है, लेकिन अभी तक ये नहीं मालूम हो सका कि आग कैसे लगी है, जिसने तकरीबन 200 दुकानों को जलकर राख कर दिया है। पाकिस्तान में अब मेड इन पाकिस्तान स्मार्टफोन ही बनेंगे और चलेंगे। भारी दरामदी ड्यूटीज और टैक्सेस से बचने के लिए मकामी सतह पर मैन्युफैक्चरिंग जारी है। 29 कंपनियों ने 4 साल में 7 करोड़ 20 लाख स्मार्टफोन्स तैयार किए हैं। 2018 में 52 लाख, 2019 में 1 करोड़ 70 लाख और 2020 में 1 करोड़ 30 लाख स्मार्टफोन्स मकामी तौर पर तैयार किए गए हैं। 2021 में मेड इन पाकिस्तान स्मार्टफोन्स की तादाद 2 करोड़ 46 लाख और 2022 में सितंबर तक 1 करोड़ 70 लाख रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान में अब तकरीबन 90% सारिफीन मकामी तैयार करदा स्मार्टफोन ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मेड इन पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन पॉलिसी के तहत तकरीबन 6 करोड़ डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी भी हो चुकी है। 30,000 से ज़ायद अफराद को रोज़गार भी मिला है। यही नहीं है नाजरीन, बल्कि 5,500 स्मार्टफोन्स दुबई भी बरामद किए गए हैं। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के मुताबिक मजीद 1 करोड़ 20 लाख डॉलर्स के फोन्स की बरामद के ऑर्डर्स भी मिल चुके हैं। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।